इरिगेशन में आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लेसीज रिजाइम थ्योरी के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने कैनेडी थ्योरी के बारे में बात की थी। अब आज के इस लेक्चर में लेसीज थ्योरी को पढ़ने से पहले हमको दो डेफिनेशंस मतलब कि उनका वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए। दो चीज़ों को जान लेना जरूरी, क्योंकि उनके वर्ड काफ़ी बार इस लेसीज थ्योरी के अंदर यूज़ किए गए हैं। तो उसमें जो सबसे पहला वर्ड आता है वो आता है इनकोहेरेंट अलुवियम। ठीक है, तो इनकोहेरेंट अलुवियम का मतलब क्या होता है? द सॉइल कंपोज्ड ऑफ लूज ग्रेनुअल ग्रेडेड मटीरियल विच कैन बी स्काउर्ड विद द सेम एज इट इज़ डिपॉजिटेड। मतलब कि ऐसी सॉइल मिट्टी जो कि ग्रेनुलर मतलब कि दानेदार प्रकृति की है, दानेदार टाइप की है, और उसको उतनी ही आसानी से स्काउर किया जा सकता है जितनी आसानी से उसको बिछाया गया है। ठीक है, मतलब कि पानी उसको उतनी ही आसानी से अपने साथ ले जा पाएगा जितनी आसानी से उसको बिछा के गया है। उसके बाद एक वर्ड आता है रिजाइम चैनल। ठीक है, रिजाइम चैनल का मतलब क्या होता है कि अ चैनल विल बी इन रिजाइम if it flows in unlimited incoherent alluvium of the same character is that transported and the silt grade and silt charge are constant। इसका मतलब ये है कि कोई भी चैनल रिजाइम चैनल कब कहलाएगी? जब वो किस टाइप की मिट्टी के अंदर बह रही हो? अनलिमिटेड इनकोहेरेंट अलुवियम के अंदर। ठीक है, और जो सिल्ट ग्रेड और सिल्ट चार्ज है, सिल्ट ग्रेड का मतलब क्या होता है? उसका जो साइज़ है, सिल्ट की साइज़, और सिल्ट चार्ज का मतलब होता है उसका कितना क्वांटिटी है उसके अंदर। तो वो पूरा जो है वो हर टाइम के लिए कांस्टेंट होना चाहिए। तो वो जो चैनल कहलाएगी वो कहलाएगी रिजाइम चैनल। इसको आसान भाषा में समझो तो रिजाइम चैनल को आप बैलेंस चैनल भी बोल सकते हो, कि जिसके अंदर पानी जो फ्लो कर रहा है उसके अंदर सिल्ट की मात्रा इतनी है कि न तो उसमें सिल्टिंग हो रही है न ही स्काउरिंग हो रही है। मतलब कि वो एक तरीके से एक बैलेंस चैनल है जिसमें कि नॉन सिल्टिंग नॉन स्काउरिंग की प्रॉपर्टी हम उसके अंदर देख सकते हैं। तो कभी भी लेसी की बात होगी तो लेसी ने जो वर्ड यूज़ किया है वो यूज़ किया है रिजाइम चैनल। ठीक है, कहीं पर भी आएगा तो रिजाइम चैनल वर्ड आएगा तो उसका मतलब क्या है? अपन ये समझ सकते हैं कि कोई भी बैलेंस चैनल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेसी ने प्रॉपर जो उसकी थ्योरी के अंदर मेन जो उसका सेंटेंस है वो उसने क्या बताया है। तो उसके अकॉर्डिंग डायमेंशंस विड्थ डेप्थ एंड स्लोप ऑफ अ रिजाइम चैनल टू कैरी अ गिवन डिस्चार्ज लोडेड विद अ गिवन सिल्ट चार्ज आर ऑल फिक्स्ड बाय नेचर। मतलब कि लेसी ने बताया है कि हम किसी भी टाइप की चैनल को डिज़ाइन कर दें, उसकी विड्थ डेप्थ, उसका सेक्शन, उसका लॉन्गिट्यूडनल स्लोप कुछ भी हम प्रोवाइड करा दें, लेकिन वो कुछ समय के बाद अगर हमने गलत डिज़ाइन किया है तो वो ऑटोमेटिकली नेचुरल तरीके से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि हमने मान लीजिए ज़्यादा स्लोप दे दिया है तो उसका जो स्लोप है ऑटोमेटिक सिल्टिंग हो के और स्लोप कम हो जाएगा, और अगर हमने कम स्लोप दिया है तो वो स्काउरिंग होके ज़्यादा स्लोप अपना ऑटोमेटिकली गेन कर लेगा। तो लेसी ने जो बताया कि जो भी डिज़ाइनिंग होती है, विड्थ होती है, डेप्थ होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होता है, वो ऑटोमेटिकली किसके द्वारा डिसाइड हो जाता है? नेचर के द्वारा। इसके बाद इसमें एक वर्ड आता है रिजाइम सिल्ट चार्ज। तो इसका तो सिंपल सा मतलब है, रिजाइम को हम अब याद रखेंगे बैलेंस से। ठीक है, तो रिजाइम सिल्ट चार्ज क्या होता है? इट इज़ द मिनिमम ट्रांसपोर्टेड लोड कंसिस्टेंट विथ फुली एक्टिव बेड। सिंपल सी बात है, मिनिमम ट्रांसपोर्टेड लोड मतलब मिनिमम कितनी सिल्ट की क्वांटिटी उसके अंदर है। उसके बाद आता है रिजाइम सिल्ट ग्रेड। तो सिल्ट ग्रेड का मतलब होता है पार्टिकल साइज। ठीक है, तो सिल्ट ग्रेड को हम यहाँ पर बोल सकते हैं द ग्रेडेशन बिटवीन द स्मॉल एंड द बिग पार्टिकल्स ऑफ सिल्ट। इसके बाद आता है रिजाइम कंडीशंस, मतलब कि किस किस स्थिति में, जो कि हमने पहले बात कर चुके हैं, किस किस कंडीशन में चैनल को रिजाइम बोला जाएगा, रिजाइम चैनल बोला जाएगा। तो इसका पहला पॉइंट आता है इफ़ द चैनल इज़ फ्लोइंग इन अनलिमिटेड इनकोहेरेंट अलुवियम ऑफ द सेम कैरेक्टर एज दैट ट्रांसपोर्टेड। मतलब कि चैनल जो है वो अनलिमिटेड इनकोहेरेंट अलुवियम सॉइल के अंदर फ्लो कर रही है, और उसके अंदर जो सिल्ट की जो क्वांटिटी है, वो सिल्ट की जो कैरेक्टर है वो सेम एज इट इज़ वैसा ही है जिस टाइप की सिल्ट के अंदर वो बह रही है। मतलब कि पानी के अंदर जिस टाइप की सॉइल है वो चैनल बह भी उसी टाइप की सॉइल के अंदर रही है। ठीक है,
सेकंड आता है इसमें सिल्ट ग्रेड एंड सिल्ट चार्ज आर कांस्टेंट, ये हम देख चुके हैं। अगला आता है डिस्चार्ज इज ऑल्सो कांस्टेंट, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि अगर इफ़ द अबव 3 कंडीशंस आर मीट फुली देन द चैनल इज सेड टू बी इन द ट्रू रिजाइम। ये जो 3 कंडीशंस है वो तीनों कंडीशन सटीक बैठती है तो वो चैनल किसके अंदर कहलाएगी, ट्रू रिजाइम के अंदर कहलाएगी। इसके बाद आता है इनिशियल रिजाइम, फाइनल रिजाइम एंड परमानेंट रिजाइम। तो सबसे पहले जो इनिशियल रिजाइम आता है, इनिशियल रिजाइम का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंडीशन स्टार्टिंग के अंदर जब चैनल ने ओनली अपना क्रॉस सेक्शन डिसाइड किया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मतलब है कि जब भी पानी किसी ग्राउंड के ऊपर बहना शुरू करता है तो वो क्या करता है, धीरे धीरे अपना रास्ता ऑटोमेटिक बना लेता है। जैसे कि नदी होती है तो नदी के अंदर भी जैसे जैसे पानी बहता है तो वो अपने हिसाब से नदी का सेक्शन जो है वो काटता हुआ चला जाता है। तो वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि जब स्टार्टिंग में चैनल अपनी शुरुआती कंडीशन में होती है तो चैनल का स्टार्टिंग में क्या डिसाइड होता है, उसका सेक्शन, ठीक है। और उसका जो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है वो थोड़े टाइम बाद जो है वो डिसाइड होता है, फाइनल होता है। तो मतलब कि ऐसी कंडीशन जब चैनल का खाली सेक्शन डिसाइड हुआ है कि चैनल इस सेक्शन में बह रही है, उसका लॉन्गिट्यूडनल स्लोप डिसाइड नहीं हुआ है, सेट नहीं हुआ है, तो वो कंडीशन कहलाएगी इनिशियल रिजाइम। उसके बाद आता है फाइनल रिजाइम। तो फाइनल रिजाइम में क्या होता है कि जब चैनल का सेक्शन और उसके साथ साथ उसका लॉन्गिट्यूडनल स्लोप भी फाइनल हो गया है तो वो कहलाएगी फाइनल रिजाइम में। फिर उसके बाद आता है परमानेंट रिजाइम। तो परमानेंट रिजाइम में क्या होता है, जब चैनल हमारी लाइंड है, मतलब लाइन मतलब हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लाइंड कैनाल क्या होती है, जिसके अंदर हमने सीमेंटेड या फिर कोई पक्की जो नहर होती है वो होती है परमानेंट कैनाल या फिर लाइंड कैनाल। तो उस चैनल में तो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप भी हमने बना दिया, सेक्शन भी उसका फाइनल हमने पक्का बना दिया। तो मतलब कि ऐसी चैनल जिसके सेक्शन में और लॉन्गिट्यूडनल स्लोप में कोई भी चेंजेस होने की संभावना है ही नहीं, तो वो चैनल कहलाएगी परमानेंट रिजाइम के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर ना तो स्काउरिंग होगी ना सिल्टिंग की प्रॉब्लम होगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो इनिशियल रिजाइम होता है, मतलब कि स्टार्टिंग में जब चैनल अपना सेक्शन खुद डिसाइड करने की स्थिति में होती है कि जब चैनल शुरुआती दिनों में है और वो अपना चैनल सेक्शन डिसाइड कर रही है, तो क्या होता है कि अगर कोर्सर सिल्ट है, मतलब कि बड़े दानों वाली अगर सिल्ट है, तो क्या होता है कि ये हमारी चैनल का मान लीजिए बेसिक सेक्शन है, ठीक है। ये इसमें इस टाइप से जो है वो वाटर फ्लो करेगा। तो क्या होता है कि अगर कोर्सर सिल्ट है तो चैनल का जो सेक्शन जनरली जो बनने की कोशिश करता है वो उसकी चौड़ाई तो होती है ज़्यादा, ठीक है। वाइडर सेक्शन होगा, इसको हम लिख सकते हैं वाइडर सेक्शन बट नॉट डीप, ठीक है। चौड़ाई में ज़्यादा होगा लेकिन डेप्थ में कम होगा। और अगर इसी जगह फाइनर सिल्ट अगर है, ठीक है, मतलब कि चैनल जिस सॉइल के अंदर बह रही है तो वहाँ बारीक कण ज़्यादा है, तो उस स्थिति में जो विड्थ होगी वो तो होगी कम और डेप्थ होगी ज़्यादा, ठीक है। कैसे समझ सकते हैं हम यहाँ पर कि ये मान लीजिए स्टार्टिंग ओरिजिनल सेक्शन है, अब उसके अंदर अगर कोर्सर सिल्ट है तो उसका जो सेक्शन होगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। स्टार्टिंग में ये सेक्शन था, उसके बाद सिल्टिंग होती गई और एक्स्ट्रा जो सिल्ट थी वो यहाँ पर आकर जमा होना शुरू हो गई। तो उससे क्या हुआ कि जनरली कंपैरेटिवली वाइडर सेक्शन बन रहा है। अब हम इसमें अगर फाइनर की बात करें, फाइनर सिल्ट की, तो उसका जो सेक्शन बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो मतलब देखिए कंपैरेटिवली क्या है कि अगर कोर्सर सैंड थी तो चौड़ा सेक्शन था और अगर फाइनर सिल्ट थी तो वो विड्थ तो कम हो गई लेकिन डेप्थ ज़्यादा हो गई। मतलब कि क्या होगा, इतनी जगह का क्या हो जाएगा, स्काउरिंग हो जाएगा, मतलब कि वहाँ से वो मिट्टी को काट लेगा पानी। तो ये होता है हमारा 3 टाइप के रिजाइम, इनिशियल, फाइनल और परमानेंट। इसके बाद अगर हम बात करें
तो जो हमारा कैनेडी थ्योरी थी, तो कैनेडी थ्योरी के अंदर हमने एक बात पढ़ी थी कि जो सिल्ट सस्पेंशन में रहती है वो किस वजह से रहती है, वर्टिकल एडीज के वजह से, ठीक है। जब वाटर जो होता है फ्लो होता है और बेस के साथ उसका फ्रिक्शन होता है, उस वजह से वर्टिकल एडीज बनती है और उस वजह से सिल्ट सस्पेंशन में रहती है। लेकिन यहाँ पर जो लेसीज ने अपनी थ्योरी में बताया कि जो ये हमारा सेक्शन है चैनल का, तो जो वर्टिकल एडीज होगी उसी के साथ साथ जो साइड्स के कारण जो एडीज बनेगी वो भी सिल्ट को सस्पेंशन में रखने के लिए मददगार होती है, ठीक है। लेकिन कैनेडी ने इसके लिए मना कर दिया था कि ओनली जो वर्टिकल एडीज होती है वही सिल्ट को सस्पेंशन में रखती है, साइड स्लोप्स के कारण जो एडीज बनेगी वो सिल्ट को सस्पेंशन में नहीं रख पाएगी। लेकिन लेसिस ने दोनों को रेस्पॉन्सिबल माना है सिल्ट को सस्पेंशन में रखने के लिए। और उसी के साथ साथ कैनेडी ने जो है अपने स्टडी के अंदर सिल्ट फैक्टर को खाली फॉर्मूला F दे दिया था, लेकिन उसके बारे में कोई डिटेल में ज़्यादा बात नहीं की थी। लेकिन यहाँ पर लेसिस ने उसकी भी इम्पोर्टेंस को एक्सेप्ट किया है और सिल्ट फैक्टर को अपनी स्टडी के अंदर इंक्लूड किया है। तो क्वेश्चन भी ये पूछा जा सकता है कि लेसिस ने किस किस चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी थी और क्या क्या जो ड्रॉबैक्स थे लेसी के कैनेडी के, उसके हिसाब से हमको ध्यान रखना है कि किसने किस किस चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी और अपनी स्टडी में ऐड किया था। तो इसके हिसाब से काफ़ी सारे फॉर्मूले जो हैं हमारी लेसिस थ्योरी के, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं पहले। इन सभी फॉर्मूलों को जितना हो सके आपको याद करके रखने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले है लेसिस रिजाइन इक्वेशन V = √2/f Fr, और इसी को अलग फॉर्म में भी लिखा जा सकता है AF² = 140 V5। तो यहाँ पर ये जितनी भी सारी इक्वेशंस लिखी हुई है, तो इसमें आपको क्या करना है कि जैसे किसी भी फॉर्मूले को नाम दिया गया है, जैसे कि ये PQ रिलेशन है, ठीक है। तो P = 4.75 √Q। तो यहाँ पर आपको ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जब तक हो सकेगा आप इनको अगर नहीं याद करोगे तो चलेगा। आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली फॉर्मूले लिखे हुए होते हैं, पर क्या किया जाता है कि जब भी ऑप्शन दिए हुए होते हैं तो उसमें जैसे मान लो कि रिजाइन फ्लो इक्वेशन का कोई फॉर्मूला दिया है V = 10.8 R⁴ S⁴ 1/3, तो उसमें बस थोड़ा सा वैल्यूज़ में चेंज कर दिए जाते हैं चारों ऑप्शन में। कहीं पर 10.8 है तो कहीं पर 10.2 कर देंगे, 10.3 कर देंगे, पावर में 2/3 की जगह 1/3 कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो उस वजह से आपको खाली फॉर्मूला एग्जैक्टली है क्या है वो याद रखना है, इसके नाम अगर याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये सारे काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं और इनके जो नाम है वो आगे हमने लिखे हुए हैं। यहाँ पर जो देख लेते हैं कि RQF जो इक्वेशन है इसको हमने दो फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। ये दोनों सेम फॉर्म है। इसमें यहाँ पर जो स्मॉल q था, स्मॉल q होता है रेट ऑफ डिस्चार्ज, उसको हमने हटा के टोटल डिस्चार्ज की फॉर्म में लिख दिया, तो वो नया फॉर्मूला कुछ इस टाइप से बन गया। उसी ये जो SQF रिलेशनशिप होती है उसी फॉर्मूले को हम रिजाइन स्लोप इक्वेशन भी बोलते हैं, और ये जो RQF रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं रिजाइन स्काउ डेप्थ रिलेशन, ठीक है। और उसके बाद और भी इधर रिलेशनशिप्स आती है जैसे कि नॉन रिजाइन फ्लो इक्वेशन, सिल्ट फैक्टर, ठीक है। और यहाँ पर Na का मतलब होता है रिगोसिटी कोएफिशिएंट, एब्सोल्यूट रिगोसिटी कोएफिशिएंट, और MD का मतलब होता है मीन पार्टिकल साइज ऑफ सिल्ट, जिसको कि जनरली हम D50 लेते हैं। और यहाँ पर जितने भी नाम आ रहे हैं S, P, F, A, B, C, D जो भी, उन सबको क्या क्या बोलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लेना। सबसे पहले V का मतलब होता है वेलोसिटी, ठीक है। तो जनरली देखिए अब यहाँ पर क्या हमारे पास वेलोसिटी के जैसे दो फॉर्मूले बन रहे हैं, तीन फॉर्मूले बन रहे हैं। एक ये फॉर्मूला बन रहा है वेलोसिटी का V = 2/5 Fr, ठीक है, रूट। एक ये V का फॉर्मूला बन रहा है, एक ये V का फॉर्मूला बन रहा है। तो आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू लेसिस सिल्ट थ्योरी व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। तो इन तीन में से जो भी ऑप्शन आपका सही वहाँ पर दिया हुआ होगा उसको आपको टिक करेक्ट करना है। तो V का मतलब होता है वेलोसिटी, F का मतलब होता है सिल्ट फैक्टर, R का मतलब होता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, A का मतलब होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, S का मतलब होता है स्लोप, P का मतलब होता है पेरीमीटर, और Q का मतलब होता है डिस्चार्ज, ठीक है। जैसे कि मान लो हमको पेरीमीटर का फॉर्मूला पूछ लिया, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4.75 √Q।
तो इस तरीके से ये आपको फॉर्मूले की शीट एक बना लेनी है और उनको याद करना है। इसी के बाद एक फॉर्मूला और आता है जिसमें कि हमको पहले एक डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी जो कि होता है शॉक लॉसेस। ठीक है, उनको देखते हैं हम। तो शॉक लॉसेस में जो लेसीज ने अपनी डेफिनेशन दी, जो एक्सप्लेनेशन दिया, वो क्या दिया कि सबसे पहले लेसी ने माना था कि जो Na की वैल्यू होती है एब्सोल्यूट रिग्योसिटी कोएफिशिएंट, उसकी वैल्यू चैनल की कंडीशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। मतलब कि उन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है कि अभी चैनल की कंडीशन कैसी है, उसका बेस उबड़ खाबड़ है या प्रॉपर प्लेन है, उसका जो इफेक्ट है वो Na के ऊपर नहीं आता है। लेकिन उसने बाद में उस अपनी गलती को करेक्ट किया और एक नया टर्म का नाम दिया जो कि होता है शॉक लॉसेस। शॉक लॉसेस को समझने के लिए हमको एक बात यहाँ पर वर्ड देखना पड़ेगा जो होता है फॉर्मेशन ऑफ रिपल। फॉर्मेशन ऑफ रिपल्स। तो क्या होता है कि जब पानी जो होता है वो चैनल के अंदर बहता है तो उसका जो कई बार बॉटम होता है, बेस होता है, वो कुछ इस टाइप से फॉर्मेशन उसमें बन जाते हैं जिसमें कि वेव्स टाइप फॉर्मेशन बन जाता है। उस वजह से क्या होता है कि जब पानी उसके अंदर बहता है तो पानी का जो प्रेशर होता है उन वेव्स के ऊपर जब पानी टकराएगा तो वो प्रेशर से टकराएगा, तो उस वजह से जो है वो पानी की वेलोसिटी के अंदर इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी के अंदर क्या इफेक्ट आएगा उसको उसने नाम दिया शॉक लॉसेस। क्योंकि जब पानी, इसको ऐसे समझ सकते हैं हम कि जब पानी उन वेव्स के ऊपर टकराएगा तो उसको शॉक लगेगा, एकदम से उसको रुकना पड़ेगा, तो उस वजह से हमारी जो वेलोसिटी है पानी की वो कुछ हद तक कम हो जाएगी। तो इसीलिए उसको हमने बोला है शॉक के कारण लॉसेस। तो नई वेलोसिटी का फॉर्मूला उसने क्या दिया, 1/Na r⁵3/5 कैपिटल S माइनस स्मॉल s की पावर 1/2। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल S तो स्लोप था लेकिन स्मॉल s जो है उसने एक कांस्टेंट दिया है। उसकी वैल्यूज़ जो होती है वो कुछ इस टाइप से होती है कि चैनल इन वेरी गुड कंडीशन, अगर चैनल बहुत ही गुड कंडीशन में है तो s की वैल्यू हो जाएगी 0, फिर गुड कंडीशन है तो 0.19 s, और चैनल विथ इनडिफरेंट कंडीशंस तो 0.331 s, और चैनल विथ पुअर कंडीशन तो 0.437 s। तो ये जो वैल्यूज़ है वो सारी स्मॉल s की दी गई है, किसके रिलेशन में, कैपिटल S के रिलेशन में। और यहाँ पर ये जो Na की वैल्यूज़ होती है तो Na की वैल्यूज़ के लिए भी हमको यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जिसमें कि हमको चैनल की कंडीशंस के अकॉर्डिंग कैपिटल N की वैल्यूज़ को दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं डिफेक्ट्स इन लेसिस थ्योरी के बारे में। तो जैसे हमने कैनेडीज थ्योरी के ड्रॉबैक्स पढ़े थे उसी तरीके से लेसिस थ्योरी के भी कुछ ड्रॉबैक्स होंगे। सबसे पहला जो ड्रॉबैक है इसमें, इट डज नॉट डिफाइंड व्हाट एक्चुअली गवर्न्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन अलुवियल कैनाल। मतलब कि लेसिस ने एक्चुअल में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि अलुवियल कैनाल की प्रॉपर्टीज़ को गवर्न करते हैं यानी कि इफ़ेक्ट करते हैं, उसके बारे में क्लियरली नहीं बताया। नेक्स्ट है द डेरिवेशन ऑफ वेरियस फॉर्मूलाज डिपेंड्स अपॉन ओनली अ सिंगल फैक्टर f। ठीक है, मतलब कि इसने जितने भी फॉर्मूलाज दिए थे वो सारे जो किसी न किसी तरीके से डिराइव किए गए हैं वो किससे किए गए हैं, f जो हमारा सिल्ट फैक्टर होता है उसके ऊपर। लेकिन कभी भी सारे फॉर्मूलाज को किसी भी एक ही फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट करना गलत होता है। उसके बाद अगली जो इसके डिफेक्ट्स है उसके अंदर आता है कि लेसिस इक्वेशन डू नॉट इंक्लूड कंसंट्रेशन ऑफ सिल्ट एज वेरिएबल। लेसिस ने जो भी फॉर्मूले दिए उसमें उसने कंसंट्रेशन ऑफ सिल्ट को भी बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी। उसके बाद आता है कि वाटर लॉस्ट इन अब्जॉर्प्शन विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 12 to 15% ऑफ टोटल डिस्चार्ज, इट इज़ ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द लेसिस थ्योरी। इसका मतलब क्या है कि हम जनरल बात करते हैं कि जब पानी के अंदर सिल्ट है तो वो सिल्ट भी तो कुछ पानी को ऑब्जॉर्ब करेगी। तो जनरल ये माना जाता है कि किसी भी चैनल के अंदर डिस्चार्ज हो रहा है तो उसका 12 से 15% जो वाटर है वो सिल्ट द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो उस लॉस के बारे में भी न तो कैनेडी ने बात की थी और न ही लेसी ने बात की थी। इसके बाद आता है द इफेक्ट ऑफ सिल्ट अट्रेशन वॉज ऑल्सो इग्नोर्ड। अट्रेशन का मतलब होता है दानों का, सिल्ट के दानों का आपस में टकरा कर उनकी साइज़ का छोटा हो जाना। ठीक है, क्योंकि सिल्ट जब पानी के साथ बहती है तो उसके दाने आपस में टकराएंगे, उस वजह से क्या होगा कि उनके आपस में घर्षण होगा और उसके दाने जो वो छोटे हो जाएंगे। तो मतलब कि हम ये मान सकते हैं कि जैसे स्टार्टिंग में अगर पार्टिकल्स की जो साइज़ है वो एंड तक जाते जाते थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन इस चेंज होने वाले बात को भी न तो कैनेडी ने एक्सेप्ट किया था और न ही
लेसी ने अपनी स्टडी में बताया है। इसके बाद आता है लेसी डिड नॉट प्रॉपरली डिफाइन द सिल्ट ग्रेड एंड सिल्ट चार्ज। ये ड्रॉबैक कैनेडी के अंदर भी था, ठीक है। उसके बाद आता है लेसी इंट्रोड्यूस्ड सेमी इलिप्स एज आइडियल शेप ऑफ रिजाइम चैनल विच इज़ नॉट एक्चुअली करेक्ट। अभी हमने बात की थी कि जो सेमी इलिप्टिकल शेप होता है चैनल का उसको हम बोलते हैं रिजाइम चैनल, ठीक है। लेकिन ये बात भी गलत साबित हुई बाद में। और हम बात करते हैं कि कैनेडी ने अपनी हिसाब से कौन सा सेक्शन प्रेफर किया और लेसी ने कौन सा किया। तो कैनेडी ने जो अपना सेक्शन बताया रिजाइम सेक्शन, वो बोलता है कि अगर आपके चैनल के अंदर कोई भी शेप हो, अगर वेलोसिटी आपकी नॉन सिल्टिंग नॉन स्काउरिंग है तो वो चैनल परफेक्ट होगा। और लेसी ने ये बताया है कि अगर आपके चैनल का सेक्शन सेमी इलिप्टिकल होगा तो आपकी चैनल जो होगी वो परफेक्ट होगी। उसने नॉन सिल्टिंग नॉन स्काउरिंग के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो लेसी ने जो सेमी इलिप्टिकल सेक्शन को फाइनली बताया था रिजाइम चैनल का सेक्शन, वो भी बाद में सही सिद्ध नहीं हुआ। और इसके बाद है लास्ट पॉइंट है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ऑन आर्टिफिशियल चैनल इट इज़ नॉट अ रिजाइम चैनल। मतलब कि आर्टिफिशियली जो चैनल्स हम बनाते हैं, जनरली जो चैनल्स बनते हैं वो ट्रेपेजोइडल सेक्शन के होते हैं, ठीक है। तो जनरली जितने भी हम चैनल्स बनाते हैं वो कोई भी चैनल रिजाइम चैनल नहीं होता है, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं कि डिज़ाइनिंग के दूसरे क्राइटेरियाज भी लगाए जाते हैं। क्योंकि जैसे कि लेसी ने तो बोल दिया कि आपको अगर रिजाइम चैनल बनाना है तो वो कौन सा बनाना चाहिए, आपको सेमी इलिप्टिकल बनाना चाहिए। और कैनेडी ने ये बताया कि आपके उसके अंदर वेलोसिटी नॉन सिल्टिंग नॉन स्काउरिंग होनी चाहिए। लेकिन अभी के टाइम में जो चैनल बनाए जाते हैं वो ट्रेपेजोइडल सेक्शन ही हम उनको प्रीफर करते हैं। तो इस तरीके से जो अभी के जो चैनल्स हैं ट्रेपेजोइडल, वो उनके ऊपर लेसी की रिजाइम थ्योरी जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो ये था हमारा लेसी और कैनेडी का सिल्ट थ्योरी।